जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। देखिए दोस्तों, हम कलाम एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज चले उनको सॉल्यूशन पेपर है वो करवा रहे थे। आप सभी को पता है, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो मैं धीरे धीरे से जितने भी टेस्ट है वो रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो लगे हैं वो मैंने सभी करवा दी, चाहे वो रीट लेवल 1 के हों चाहे रीट लेवल 2 के हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 का जो मेजर टेस्ट लगा है 4 दिसंबर को SST का। तो SST के जो पेपर की डिमांड भी हो रही थी और मैंने आपको बताया भी था कि मैं बारी बारी से सभी पेपर है वो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो SST के जो 80 जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैं आप अगर पहले से देख रहे हो तो आप सभी को पता है कि जो कॉमन 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कलाम एकेडमी की तरफ से, चाहे आप लेवल 1 के हो चाहे आप लेवल 2 के हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से, तो सभी को 80 क्वेश्चन कॉमन पूछे जा रहे हैं कॉमन टॉपिक्स में से। तो उस पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ अलग से, जो मैंने बना के रख दिया है और आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो 80 क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए आप। L1 और L2 दोनों के सेम है। जो 4 दिसंबर का पहला वीडियो वो जरूर देख लें। अब देखो, आज हम बात करेंगे 80 के बाद वाले जो SST जो सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए जो है वो। तो देखो, यहाँ से आप मैच भी कर सकते हो। इसमें आपको पहला पर्सन यही दिखाई दे रहा है और वहाँ पे भी यही होगा, दूसरा पर्सन ये। यहाँ पे मैच कर लेना क्योंकि 80 क्वेश्चन सेम आते हैं। तो सीधा चलते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से 80 क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें। आप देखो, PDF की डिमांड करते हो तो PDF के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, PDF आपके फ़ोन में धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन आप अगर कंटिन्यू अगर वीडियो आप देखोगे, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई भी काम में लगे हो, तो आप सामने रख लिया करो, जिससे आपके क्वेश्चन याद रह जाएंगे बोले हुए। आप देख लेना 80 नंबर क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो यहाँ पे है उस वीडियो में। तो देखो, हम सीधे आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। हमें दे रखा है, देखो, कि भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें किस प्रकार की नागरिकता है वो चुनाव किया गया है हमारे देश के अंदर। तो कौन सी नागरिकता है? एक हैरी नागरिकता, जिसको हम एकल नागरिकता कहते हैं, कि एक समय पर एक ही देश की आप नागरिकता रख सकते हो, तभी आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। जैसे अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत के अलावा किसी की नागरिकता नहीं ले सकते। तो एकल नागरिकता है भारत के अंदर। प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की चर्चा की गई है? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की समानता की चर्चा की गई, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन दे रखा है: प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता, धर्म और विश्वास की समानता और उपासना और विश्वास की समानता। तो जो प्रस्तावना जो मूल जो प्रस्तावना उसमें किस प्रकार की समानता पर चर्चा की गई है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की चर्चा की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद में हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखो, मैं जैसे बोल के आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे के ऐसे याद रह जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन आप PDF लेके बैठ गए तो आप अपने फोन में देखोगे भी नहीं, एक बार ये देखो कि कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन भी याद नहीं करोगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखा करो और वीडियो पूरा देखा करो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस आधार पर विभेद का निषेधित नहीं किया गया है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद जो 15 है वो किस प्रकार के आधार पर विभेद को निषेध नहीं किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो धर्म, जाति, मूल वंश, उद्भव। तो ये उद्भव वाला वर्ड नहीं है ना भारतीय संविधान में, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। पूछा इनमें कि भेदभाव किस आधार पर? धर्म के आधार पर नहीं होता है, जाति के आधार पर भी नहीं होता और मूल वंश के आधार पर भी नहीं होता। अब पूछा है कि निम्न में से संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा थी उसका उपाध्यक्ष है वो कौन था, ये हमसे पूछा गया। तो कौन थे? VT कृष्णमाचारी थे हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद में हमें पूछा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 2 कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो देखो कि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति है वो नकारात्मक होती है। क्या लिखा है इसमें? नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है। क्या बताओ, सही बात है क्या? नहीं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या नहीं होती? नकारात्मक नहीं होती। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 2 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद में लिखा है, देखो, संविधान सभा में देशी रियासतों से एकमात्र महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीनी किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो कौन सी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? 86 नंबर में कोच्चि और त्रावणकोर जो रियासतें थी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद में देखो 87 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं किस देश के संविधान की उद्देशिका से लिए गए हैं? तो कौन से जो उद्देशिका में जो ये शब्द लिखे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, कौन से देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो कौन से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। असुमेलित की पहचान करना, एक तरफ दे रखे हैं मूल अधिकार, दूसरी तरफ दे रखे हैं अनुच्छेद। तो जो असुमेलित है वो हमें देखना है 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर। विधि के समक्ष समता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। बिल्कुल सही है, विधि के समक्ष समता किसमें? अनुच्छेद 14 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ये भी सही है। हम 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 में, लेकिन अस्पृश्यता का
हाँ सही है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 में, ये गलत है भाई। अस्पृश्यता का अंत किसमें, अनुच्छेद 17 में, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 में नहीं है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस उत्तर का पता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो आप जरूर निश्चित रूप से लिखें। और कमेंट में यह भी बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, तो कौन सी समिति का संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है, ये हमसे पूछा गया 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो श्रवण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में रामानंद समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से नहीं, ये नहीं है। JS वर्मा समिति का संबंध भी किससे है, मौलिक कर्तव्य से है। तो श्रवण सिंह समिति और JM वर्मा समिति का संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है, बिल्कुल। तो 2 नंबर गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला, 1 व 3 सही है। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है संविधान संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किया गया, वो हमसे पूछा गया 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, यही जो चीज़ है वो संविधान में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा है हमें कि नीति निर्देशक तत्व में वो बात जो पहले नहीं थी, फिर संविधान संशोधन करके है वो शामिल की गई। तो कौन सी, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन ये तो था, समान नागरिक संहिता ये भी थी, और कार्मिकों के लिए निर्माण मजदूरी ये भी थी। तो बाद में कौन शामिल किया गया, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका जो निर्णय है वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से एक असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं और उसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखो, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही बात है। 2 बार कौन राष्ट्रपति रहे, हमारे राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित एकमात्र व्यक्ति वीवी गिरी थे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे द्वितीय प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ये भी सही है। मनमोहन सिंह राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में रहते हुए सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, 4 नंबर, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, केवल एक 2 नंबर वाला ऑप्शन है गलत है। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक प्रभावी रह सकती है। जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, जो उद्घोषणा की जाती है, वो बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक प्रभावी रह सकता है, वो लिखा गया है। तो कितने माह तक, केवल 2 माह तक। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है। जो भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका कितना प्रतिशत हो सकती है, ये हमसे पूछा गया। तो कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है 94 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में हमसे पूछा है कि प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, 3 कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। देखो दे रखा कि असत्य कथन वाले कूट का चयन कीजिए। तो देखो, प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का सदस्य होता है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का सदस्य होता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। और प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो कौन से वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 95 नंबर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता, राज्यसभा का भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता नहीं होगा, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। लेकिन प्रधानमंत्री है उसको लोकसभा में क्या होता है, हमेशा बहुमत प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो, प्रश्न दे रखा है कि निम्नांकित सिंधु सभ्यता अवशेष व संबंधित स्थलों में सही सुमेलित नहीं है, वो देखना है। तो एक तरफ दे रखी है सिंधु सभ्यता और दूसरी तरफ दे रखे हैं इनके स्थल। तो देखो, विशाल अनानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। क्या सही बात है क्या 96 नंबर के अंदर, बिल्कुल सही है। जो विशाल अनानागार है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों से प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा से हुए हैं, ये भी सही है। और नृत्य रथ कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेकिन सीप जो उद्योग है वो रोपड़ व बनावली से बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो असमेलित है वो कौन सा हो गया, 4 नंबर वाला। तो सीप उद्योग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कौन सी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिखें। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है, सिंधु सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता वो कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। हड़पाई मोहर सैलकड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, ये भी सही है। हड़पाई मोहर कौन से पत्थर से बनती थी, सैलकड़ी से। और सिंधु काल में फेयंस से निर्मित तकलियों का प्रयोग सूत कताई में किया जाता था, ये भी सही है कि सिंधु काल में जो फेयंस से निर्मित जो तकलियां का प्रयोग है वो सूत कताई में होता था। तो सबसे पहले खोजा गया सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो था, ये गलत है। तो ये गलत है कि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा नहीं था, मोहनजोदड़ो नहीं था। तो सबसे पहला खोजा गया सिंधु स्थल कौन सा था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
निम्नांकित वेद व संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण सही है, और सामवेद षड्विश ब्राह्मण ये भी सही है, और यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण ये भी सही है, लेकिन अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में लिखा है कि वैदिक संस्कृति के आलोक में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है। तो वैदिक संस्कृति के जो आलोक है उसमें सत्य कथन का हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो देखो 99 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि हिंदू परंपरा में वेदों को पौरुष्य माना गया है। हिंदू परंपरा में वेदों को क्या माना गया है, पौरुष्य माना गया है, ये गलत बात है। और ग्रह्य सूत्र में आश्रम व्यवस्था का वर्णन है, हाँ सही है ये। ग्रह्य सूत्र में क्या है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। वैदिक धर्म में स्त्री को शक्ति माना है, ये भी सही है। वैदिक धर्म में स्त्री को क्या माना है, शक्ति माना है। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भूमि को माता कहा गया है, ये भी बात सही है कि पृथ्वी को क्या कहा गया है, माता कहा गया है। तो ये 3 सही है और 1 नंबर क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद में देखो क्वेश्चन लिखा है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चातुर्याम धर्म में निम्न में से शामिल है। तो जो पार्श्वनाथ जी ने जो प्रतिपादित किया चातुर्याम धर्म, उसमें कौन कौन शामिल है वो हमसे पूछा गया 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अहिंसा ये भी शामिल है, और अस्तेय ये भी शामिल है, ब्रह्मचर्य ये भी शामिल है, लेकिन अपरिग्रह ये ब्रह्मचर्य शामिल नहीं है भाई, अपरिग्रह शामिल है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए इसमें, 1 2 4। तो 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो जो पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित किया गया जो चातुर्याम धर्म है उसमें अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह शामिल है। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो जैन साहित्य है उसके संबंध में हमें असत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है 101 नंबर के अंदर। तो महावीर स्वामी के प्रवचनों का संकलन गणधरों ने किया। तो महावीर स्वामी के प्रवचनों का संकलन किसने किया था, गणधरों ने, सही है। उत्तरदायन सूत्र को महावीर की अंतिम वाणी माना जाता है। जो उत्तरदायन सूत्र है ना उसको महावीर की क्या माना जाता है, अंतिम वाणी, ये भी सही है। और आगम ग्रंथों को जैन धर्म का मूल आधार माना गया। आगम ग्रंथों को जैन धर्म का मूल आधार माना गया, ये भी सही है। और अधिकांश जैन साहित्य पाली भाषा में लिखे गए, ये गलत है कि अधिकांश जैन साहित्य किसमें लिखे गए, पाली भाषा में। उसके बाद में देखो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो इस जो चीज़ की जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है कि महावीर बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, सबसे पहले तो किसमें मिलता है, रुमनदेही अभिलेख में मिलता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध के अनुसार निवारण का तात्पर्य है, बुद्ध के अनुसार निवारण का तात्पर्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो बुद्ध के अनुसार निवारण का तात्पर्य क्या है कि अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना। तो बुद्ध के अनुसार निवारण का अर्थ है कि अहम और इच्छा का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब निवारण होता है। उसके बाद में हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा वंश है वो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था। तो कौन सा वंश मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था, ये हमसे पूछा है। तो हर्यंक वंश भी मगध साम्राज्य से संबंधित था, शिशुनाग वंश भी और नंद वंश भी। लेकिन शाक्य जो वंश है वो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था। मगध साम्राज्य से संबंधित कौन सा नहीं था, शाक्य वंश। उसके बाद में हमसे पूछा है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार को विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। मौर्य सम्राट बिंदुसार को क्या किया, विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो उक्त संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नाम है वो जो विद्वान था उन्होंने नहीं कहा, ये हमसे पूछा गया मौर्य सम्राट बिंदुसार के बारे में 105 नंबर में। तो यूनानी लेखक किसने कहा, यूनानी जो लेखक थे उन्होंने क्या कहा, एमित्रोचेट्स। और स्ट्रेबो ने क्या कहा था, अलिट्रोकेड्स। और फ्लीट ने क्या कहा था, अमित्र घात। तो यूनानी लेखक ने अमित्रोचेड्स कहा था, ये सही है। और स्ट्रेबो ने क्या कहा था, एलिट्रोकेड्स, ये भी सही है। और फ्लीट ने क्या कहा था, अमित्र घात। लेकिन चाणक्य ने ये नहीं कहा था, भद्रसार है वो नाम चाणक्य के द्वारा नहीं लिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो आगे वाला प्रश्न हमें दे रखा है 106 नंबर है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किन न्यायालयों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन कौन से न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, ये हमसे पूछा गया 106 नंबर में। तो कौन कौन से का मिलता है, धर्म सत्य, कटक शोधन न्यायालय का उल्लेख है वो मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन से न्यायालय का उल्लेख मिलता है, एक तो धर्म सत्य और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ व अभिलेखों में असत्य कथन हमें देखना है कि अशोक जो स्तंभ और अभिलेख है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है, 107 नंबर के अंदर। तो अशोक के अभिलेख निर्माण की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली। तो अशोक को जो अभिलेख बनाने की जो निर्माण करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी, ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी, बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा
प्राकृत है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत है, ये भी सही है। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है, तो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है अशोक का, उस पर 7 लेख है वो एक साथ लिखे गए हैं, ये भी सही है। लेकिन अशोक के अभिलेख की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी, ये बात है वो बिल्कुल गलत है। तो अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो क्वेश्चन दे रखा है कि यात्रा वृतांत रिहला के लेखक इब्न तुता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? जो इब्न तुता थे, जिन्होंने यात्रा वृतांत रिहला के जो लेखक हैं ये, इनको किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ये हमें बताना है। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कही जाने वाली शाह हमदान मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? जो कश्मीर के अंदर है ना, सभी मस्जिदों का जो मुकुट का नगीना कहा जाता है, उस मस्जिद जो नाम है शाह हमदान मस्जिद, उसका निर्माण किस वर्ष किया गया, ये हमसे पूछा है। तो किस वर्ष हुआ था? 1395 के अंदर। एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया 110 नंबर में। तो किसको जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। निम्न में से किन शासकों को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो कौन कौन से शासक हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो है वो सामना करना पड़ा था, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, हमीरदेव चौहान रणथंभौर के, इन्होंने किया था। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक थे, इन्होंने भी किया था। और रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे, इन्होंने भी इनका सामना किया था। और वीर बलाल तृतीय होयसेल के जो शासक थे, इन्होंने भी सामना किया था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो चारों के चारों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद में हमसे पूछा है कि सल्तनत कालीन वास्तुकला के संबंध में असुमेलित है। सल्तनत कालीन वास्तुकला के संबंध में हमसे पूछा है कि असुमेलित कौन सा? एक तरफ स्थापत्य और दूसरा निर्माता दे रखा है। तो 112 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो, सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो सुल्तानगढ़ी के जो मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और खिड़की मस्जिद 112 नंबर में क्या? खिड़की मस्जिद का निर्माण बलबल ने करवाया, ये बात बिल्कुल गलत है। तो खिड़की मस्जिद कहाँ पर स्थित है और खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और बड़ा गुंबद मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया। उसके बाद में क्वेश्चन लिखा है कि सल्तनतकालीन साहित्य व संबंधित साहित्यकारों को सुमेलित कीजिए। तो सल्तनतकालीन जो साहित्य हैं और उनसे संबंधित जो साहित्यकार उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। मैं 113 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, तबकात ए नासिरी साहित्य के साहित्यकार कौन है? मिनहाज ए मिराज। और तारीख ए फिरोजशाही जो साहित्य है उसके रचनाकार कौन है? अफीफ। और आशिका के जो रचनाकार है वो कौन है? अमीर खुसरो। और किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? अल बरूनी। तो 113 नंबर के अंदर तबकात ए नासिरी के साहित्यकार मिनहाज ए सिराज, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? अफीफ। और आशिका के अमीर खुसरो। और किताब उल हिंद के रचनाकार अल बरूनी। तो कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विश्व में किस आय के वर्ग के देशों में आता है? तो भारत विश्व में किस आय वर्ग के देशों में आता है? तो कौन सी आय वर्ग के अंदर आता है, ये हमसे पूछा है। तो मध्यम आय वर्ग के अंदर है वो भारत आता है विश्व में। उसके बाद लिखा है कि किस वर्ष में भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित डैश डैश का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है? तो कौन सी वस्तुओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है? तो देखो, 115 नंबर में क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य है वो क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि कितनी होगी? तो सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि हमसे पूछी गई है, तो कितनी होगी? 9.2%। उसके बाद में देखो, ऐसी संपत्ति जिसका मौलिक कर्जदार है, ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है परंतु इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, कहलाता है कि ऐसी संपत्ति का मालिक जो खुद कर्जदार है परंतु इसका इस्तेमाल है वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, क्या कहलाता है? तो 117 के नंबर के अंदर क्या कहलाएगा? इस समर्थक ऋणादार। 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 1950-51 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 60 से अधिक था, 60% से अधिक।
किस औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो किस औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो किसके तहत? 1956 की औद्योगिक नीति के तहत। विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2020 में भारत की भागीदारी कितनी रही? विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2020 में भारत की भागीदारी हमसे पूछिए तो कितनी थी? 4.1%। 120 नंबर के अंदर कितना हो जाएगा? 4.1%। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे हमसे पूछा गया है। तो देखो 121 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा कि औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना का क्या हुआ था? विकास हुआ था। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार की स्थिति सामान्यतः थी। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसमें वैश्विक बाजार की जो स्थिति थी वो हमसे पूछा गया कि कैसी स्थिति थी? तो कैसी थी? निर्यात अधिशेष। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में कब वृद्धि होगी? जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन क्या हो जाए? बढ़ जाए। वैधानिक तरलता अनुपात में, वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। ये सही है ना कि वैधानिक तरलता अनुपात में क्या होता है कि जो व्यापारिक जो बैंक होता है उसकी जो कुल संपत्ति होती है वो एक निश्चित प्रतिशत क्या रखता है? उसका तरल रूप में रखता है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से पॉइंट को शामिल नहीं किया जाता? ये हमसे पूछा है। तो लाभांश को शामिल किया जाता है, किराए का आरोपित मूल्य भी शामिल किया जाता है, रॉयल्टी भी शामिल की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए सरलतम है? तो कौन सी मुद्रा है जो सबसे अधिक तरल होती है और विनिमय के लिए क्या होती है? सरलतम होती है 126 में। तो कौन सी? M1। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो पूर्ण रोजगार मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, कीमत स्थिरता ये भी है, और भुगतान संतुलन साम्यावस्था ये भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है, लेकिन संतुलित बजट है वो मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता। प्रमुख यामोत्तर का मान है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब 15 डिग्री देशांतर पर समय कितना होगा? जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा? ये हमसे पूछा गया। तो कितना हो गया? 11 AM। ग्लोबल पर वह वर्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं, जो ग्लोब पर वह वर्त जो दिन व रात को क्या करता है? विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन व रात को क्या करता है? विभाजित, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वर्त कहेंगे 130 में। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह पर से किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये हमसे पूछा है। तो कितनी ऊंचाई पर पाए जाएंगे? 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 131 है ना, 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। और ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा में तापमान होता है, जो ध्रुव के ऊपर जो क्षोभ सीमा होती है उसमें तापमान कितना होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो कितना होता है? -45 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें किस परत से वापस पृथ्वी पर लौट आती है? पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगें जो होती है वो किस परत से पृथ्वी पर वापस है वो लौट आती है? तो कौन सी से लौट आती है? आयन मंडल जो होता है उससे लौट आती है। ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल का प्रभाव न होने से पवनें समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल का प्रभाव न होने से पवनें समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये हमसे पूछा है। तो कहाँ पाया जाएगा? विषुवत वर्त के निकट है वो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। महासागरों के का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम, तो महासागर दे रखे उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम हमसे पूछा है। तो देखो इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा प्रशांत का, फिर अंटार्कटिक का, फिर हिंद का और फिर आर्कटिक का। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रशांत, फिर अंटार्कटिक, फिर हिंद का और फिर आर्कटिक महासागर का। लघु ज्वार चंद्रमास की किस स्थिति में आता है? तो लघु ज्वार जो आता है वो चंद्रमास की कौन सी स्थिति में आता है? ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी में आता है? प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में आता है। दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार कब आएगा? उपभू व उपसौर की स्थिति में है वो दीर्घ ज्वार आता है। उसके बाद में निम्न में से ठंडी धारा है, ठंडी धारा कौन सी है? तो कौन सी है? कनारी धारा है वो ठंडी धारा है। कौन सी धारा अंटार्कटिक महासागर की नहीं है? कौन सी धारा अंटार्कटिक महासागर की नहीं है? ये हमसे पूछा है। तो कौन सी नहीं है? कैलिफोर्निया है वो अंटार्कटिक महासागर की धारा नहीं है। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन के
किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी? व्याख्यान विधि बड़ी टॉपिक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में कौन सा चरण समान है? तो प्रस्तुतिकरण का जो है वो समान है। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित हो सकती है? तो देखो अभिनय, व्यक्तिक कार्य और सामूहिक कार्य, तो चारों के चारों में शामिल होते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? A.F. ऑसबर्न को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यावहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? कौन सी जो योजना है वो कक्षा में व्यावहारिक रूप से जो निष्पादित गतिविधि है उसमें एक लिखित रूप है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें? दैनिक पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के RCEM का उपागम का विकास किया है? पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया है, किसने किया है? तो 146 में हो जाएगा, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने। निम्नलिखित में से परियोजना विधि का चरण नहीं है, तो परियोजना विधि का चरण कौन सा नहीं है? इसमें से परिकल्पना निर्माण है, वो परियोजना विधि का चरण नहीं है। पाठ योजना निर्माण का निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो पाठ योजना निर्माण का निम्न में से कौन सा उपागम है वो शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? नहीं है, तो कौन सा नहीं है? RCEM उपागम। उसके बाद में लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक का गुण नहीं है? जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसका कौन सा गुण नहीं है? तो पक्षपात है, वो नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? क्षेत्र पर्यटक। तो देखो मैंने जो भी कलाम एकेडमी ने 4 दिसंबर को जो टेस्ट करवाए थे L1 और L2 के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। SST का भी करवा दिया, विज्ञान गणित का भी करवा दिया, लेवल 1 का भी करवा दिया। और बाकी आपको किसी भी प्रकार के नोट्स या किसी भी मैटर की जरूरत हो तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। धन्यवाद।